नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आज की हम इस कक्षा में कक्षा छठी की किताब वसंत का पाठ 13 नौकर को पढ़ेंगे। आपने इस कक्षा से पहले भी कक्षा चौथी की जो किताब है रिमझिम, उसका एक पाठ है, पाठ स्वतंत्रता की ओर, वह भी पढ़ा होगा। उसमें भी गांधी जी जहाँ रहते थे साबरमती आश्रम, उसके बारे में बताया गया था। किस तरीके से वहाँ लोग रहते थे और आश्रम में काम करते थे। यह पाठ भी कुछ ही उसी प्रकार का है और इस पाठ को पढ़ने में आप लोगों को आनंद भी आएगा, क्योंकि यह पाठ उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। तो चलिए आज की हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं, पाठ को पढ़ते हैं। पाठ है नौकर। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आम तौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस आश्रम में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। आश्रम जो था में गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने आश्रम में कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। तो यहाँ तक हमने देखा कि जो है गांधी जी जो है वो बैरिस्ट्री करते थे। बैरिस्ट्री का मतलब होता है कि वे कोर्ट में वकालत का काम करते थे। वकालत मतलब वे वकील थे पेशे से, और वकील जो होता है वो वकालत करता है, मतलब लोगों के केस लड़ता है कोर्ट में। ये काम गांधी जी भी करते थे और वकील जो है इस काम के लिए फीस लेते हैं। और इसी तरीके से गांधी जी भी उस समय पर जो है हजारों पैसे कमाते थे, लेकिन वे अपना काम खुद करने में हिचकते नहीं थे। वह चाहे आटा पीसने का काम हो या कोई घर का अन्य काम हो, वह घर के हर काम में अपनी पत्नी का हाथ भी बटाते थे। जब एक बार आश्रम में आटा कम पड़ गया तो गांधी जी तुरंत जो है आटा पिसवाने के लिए खड़े हो गए थे। तो मतलब क्या है कि देखिए कितना बड़ा पर्सन है, व्यक्ति है, और वह कोई भी काम करने में हिचकता नहीं है। आगे है, देखिए ये पिक्चर दी गई है साबरमती आश्रम की। साबरमती आश्रम कहाँ है? गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं। यहीं पर जो है गांधी जी और उनके अन्य कार्यकर्ता रहते थे। आगे बढ़ते हैं। गेहूं पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वह जोर देते थे। प्यारे बच्चों, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि घर में आपकी दादी, आपकी माँ, मौसी या फिर आपके मामा के घर में आपकी नानी जब गेहूं पीसती है तो उससे पहले गेहूं की सफाई करती है। वह उस पूरे गेहूं को छानती है, धोती है, या फिर गेहूं में से कंकड़ पत्थर जो है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को छांटकर अलग करती है, ताकि आटे में किसी प्रकार का जो है किरकिराहट या फिर और कोई चीज़ न आए। तो गांधी जी भी ऐसा ही करते थे। गांधी जी को सफाई बहुत पसंद थी, बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। गेहूं पीसने से पहले वो सारे आटे को अच्छे से मतलब गेहूं को अच्छे से देखते थे कि कहीं इसमें कोई कंकड़ या पत्थर न आ जाए। आगे बढ़ते हैं। कौपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। गांधी जी जब यह काम करते थे तो दूसरे लोग देखते तो वो हैरान हो जाते थे। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा व्यक्ति इतना छोटा सा साधारण सा काम कर रहा है, तो वो उनको ये बात जो है अच्छी नहीं लगती थी और वो इस चीज़ को देखकर बड़े हैरान रहते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास
कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी जी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी गांधी उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, ताड़ ली मतलब मन की बात समझ ली, परख ली उनके मन की बात। ये मुहावरा है, मन की बात को ताड़ लेना मतलब मन की बात को जान लेना। अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। गांधी जी ने क्या काम दिया? थाली भरकर गेहूं दे दिए और बोला कि इन गेहूं को जो है एक बार चेक करो अच्छे से कि इसमें कोई कंकड़ पत्थर ना हो। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए। आगंतुक का मतलब होता है जो मेहमान, जो गेस्ट आया था वहाँ आश्रम में, वो छात्र, उसी के बारे में आगंतुक लिखा गया है ये शब्द। अब वो हैरान हो गया, मुश्किल में पड़ गया। वो सोच रहा था कि गांधी जी मुझे कोई काम पढ़ने लिखने का देंगे, लेकिन गांधी जी ने जो काम दिया वो उनकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत था। उनको गेहूं को बीनने का काम दे दिया। लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी जी से विदा मांगकर चले गए। देखो, गांधी जी ने उनको काम दे दिया और जो है बड़े थक गए, हार गए। बाद में उन्होंने गांधी जी को जो है कहा कि बापू, मुझे अब जाने की इजाज़त दो, तो वो बचकर वहाँ से चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। गांधी जी जो थे आश्रम के भंडार घर में, स्टोर रूम में भी काम करते थे। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। आड़े हाथों लेना का मतलब होता है उनको खरी खोटी सुनाते थे। वो उनकी जो है उनको डांट लगाते थे। गांधी जी को सफाई बहुत पसंद थी। कहीं भी आश्रम में कहीं गंदगी उनको दिख जाती थी तो वे उसको तुरंत उठा देते थे या फिर अपने दोस्तों को बोलते थे। आगे है, उन्हें सब्जी, फल, अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। किन्हें ज्ञान था? गांधी जी को। एक बार एक आश्रम वासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी जी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकते पड़ गए। चकते मतलब निशान। केलों पर यदि छोटे छोटे काले धब्बे पड़ जाते हैं यदि हम उनको ज़्यादा दिन तक रख देते हैं। तो गांधी जी ने क्या तर्क दिया इस बात का? अब जो है जिस आदमी को वो केले दिए गए उसको बुरा लगा, उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी जी ने समझाया कि ये ऐसे केले जो है जिन पर हल्के हल्के जो है निशान पड़ जाते हैं काले रंग के, वे ऐसे केले होते हैं जो जल्दी पच जाते हैं, जो जल्दी हजम हो जाते हैं। और उन्होंने क्या तर्क दिया अपनी बात का? खास तौर पर इसलिए दिए गए क्योंकि तुम्हारा आजमा कमजोर है। गांधी जी ने कहा कि आपका हाजमा, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक है, कमज़ोर है, इसलिए आपको इस तरीके के केले दिए गए हैं ताकि ये केले जल्दी जो है हजम हो जाए। गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। गांधी जी को ज़्यादा मिर्च मसाले वाला, तेल वाला खाना पसंद नहीं था। वे जो है बिल्कुल बेस्वाद उबला हुआ खाना खाते थे, तो दूसरे लोगों को भी वैसा ही खाना पड़ता था, लेकिन वो इस बात का विरोध नहीं कर पाते थे क्योंकि गांधी जी खुद खाते थे और वो खिलाते भी थे। तो अब उनके सामने ये बात कोई नहीं बोल पाता था। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। आश्रम का एक नियम था। क्या था नियम? सब लोग अपनी बर्तन जो है खुद साफ करेंगे। और जो है सारे लोग, जो आश्रम के जितने भी लोग थे, वो सारे लोग जो है खाना खाने के बाद अपने बर्तन खुद साफ करते थे। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बनाकर, दल मतलब ग्रुप बनाकर जो है उन बर्तनों को धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया।
इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी थी। पेंदी का मतलब क्या होता है, जैसे ये बर्तन है हमारा, इस बर्तन के जो नीचे वाला जो हिस्सा है, इस पर जो है बहुत ज्यादा जो है कालिख जमी हुई थी। कालिख का मतलब होता है बिल्कुल काला हो गया था नीचे से। और गांधी जी क्या कर रहे थे, राख के साथ उसे साफ कर रहे थे। राख और रेत को मिला के गांधी जी जोर जोर से उसको साफ कर रहे थे। पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे, तभी कस्तूरबा वहां आ गई। कस्तूरबा कौन, उनकी पत्नी वहां पर आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और भी बहुत से लोग हैं। गांधी जी को लगा उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है। वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई का काम सौंपकर चले गए। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। मतलब कि बिल्कुल क्लीन एकदम चकाचक नहीं हो जाए जब तक बर्तन, गांधी जी को संतुष्टि नहीं होती थी। उनको लगता था कि नहीं, ये काम और अच्छे से हो सकता है और सफाई हो सकती है। जब तक वो बर्तन बिल्कुल सफ़ेद नहीं निकल जाते थे तब तक वो गांधी जी उस काम को नहीं छोड़ते थे। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया, जेल में थे जब उनको कोई उनका साथी दिया गया हेल्प करने के लिए, तो उन्होंने उसको बताया कि उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद ऐसे कैसे लोहे के बर्तनों को मांजकर चांदी सा चमका सकते थे। उन्होंने बताया कि गांधी जी जो है जब बर्तन धोते थे तो इतने रगड़ रगड़ कर बर्तन धोते थे कि लोहे का बर्तन भी चांदी की तरह से चमकने लग जाता था। तो इस तरीके से उनको बहुत ज़्यादा ही सफाई पसंद थी। आगे बढ़ते हैं। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत, नवागत का मतलब होता है कि जो नया नया आश्रम में आया था। नवागत का मतलब नया नया जो आया है उसको नवागत बोला गया है। अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। जब वह लौटकर आया तो देखा, क्या देखा उसने, लौटते समय उसने देखा गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे थे। इस बात को देखकर वह जो नवागत था वो बहुत हैरान भी हुआ कि कैसे गांधी दूसरों का काम भी खुद कर देते थे। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ, अस्वस्थ का मतलब होता है बीमार थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से बड़े बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। देखो गांधी जी अपना काम खुद करते थे। चक्की पर आटा पीसने के बाद जब उनको बर्तन में पानी भरने की बारी आई तो दूसरे अन्य साथियों ने क्या किया कि गांधी जी को थोड़ा सा आराम देने के लिए जो पानी भरना था वो खुद ही भर दिया, गांधी जी को भरने नहीं दिया। अब गांधी जी क्या हुए, यह बात उनको पसंद नहीं आई। जब उन्होंने पानी भर दिया तो पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें से पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले गए। बेचारे कार्यकर्ता जो थे, जो बैठे थे वहां पर, जिन्होंने गांधी जी का काम किया था, उनको बहुत बुरा लगा, अपने किए हुए पर पछतावा भी आया। आगे बढ़ते हैं। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनको ये लगता था कि चाहे मैं बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन मैं अपने हिस्से का जो काम है मैं खुद करूँगा, मेरा काम दूसरे नहीं करेंगे। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉल्स्टॉय बॉडी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। देखो गांधी जी कितना काम करते थे, वे खुद को थका हुआ महसूस नहीं करते थे। उनको लगता था कि मुझे अपना काम खुद करना चाहिए, इसलिए वे घंटों पैदल भी चलते थे।
इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते, शाम होते होते वापस टॉल्स्टॉय फार्म में आ जाते थे। उनके साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। अनुकरण का मतलब होता है पालन करना। गांधी जी जब ऐसा काम करते थे तो वे दूसरे लोग भी जो उसके साथी थे वे भी उनसे प्रेरणा प्राप्त करते थे और वे उनके साथ काम करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल, टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह अब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? देखो, जब काम खत्म करके आए वो लोग तो गांधी जी ने उनके लिए नाश्ता पानी लगा दिया था। ये सब देखकर एक ने पूछा कि आप इतना कष्ट क्यों करते हैं, हम लोग कर लेंगे। गांधी जी क्या उत्तर देते हैं? मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था तो मैंने नाश्ता तैयार कर दिया, क्योंकि मैं खाली था, मेरे पास कोई काम नहीं था। आप लोग थके हारे आओगे, आते ही आप लोगों को यदि भोजन मिलेगा तो आप लोगों की थकान दूर हो जाएगी। तो ये था हमारा आधा लेसन, हमने आधा पाठ पढ़ लिया है और जो है हमने जाना कि गांधी जी किस तरीके से हर काम को, अपना काम जो है खुद तरीके से करते थे। वे अपना काम दूसरों पर नहीं थोपते थे। जब भी उनको मौका मिलता तो वे अपना काम, अपने हिस्से का काम खुद से करते थे। वे किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते थे। तो हम जो है हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही करना चाहिए। चलिए, अभी हम जो है इस लेसन में से आप सभी के लिए काम देते हैं कि आप इस लेसन को खुद से पढ़ेंगे और जो है अब तक ये पता करेंगे कि गांधी जी ने इस लेसन में कौन कौन से काम खुद से किए हैं या काम करने का सुझाव दिया है। उनकी एक सूची तैयार करेंगे और जो है उनको नोट करेंगे और बाकी का जो पाठ है हम दूसरी कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।